चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 30। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रीऑन की क्या बात करी थी, नॉमेनक्लेचर की बात कर ली थी, है ना। और कोई एक फ्रीऑन बनाने का मेथड भी करा था। कौन सा फ्रीऑन बनाया था हमने? शॉर्ट्स रिएक्शन से बनाया था ना। CCl4 की रिएक्शन SbF3 SbCl5 से कराई थी, तो कौन सा फ्रीऑन बनाया था हमने? फ्रीऑन 1 2 फ्रीऑन 12 बना लिया था हमने, है ना। तो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया, और ज्यादा मेथड करने नहीं अपने को। तो नामकरण अब कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन बता दीजिए, ऑफलाइन भी बता दें जिनको दिक्कत हो। फ्रीऑन 1 2 नॉट 2 1 2 कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? 1 2 सोचो। 1 2 कैसे बना सकते हैं? आयुष पीछे आपको बुला रहा हूँ। फ्रीऑन 1 2 बनाइए। 1 2 बुक से देख के बना दिया क्या आपने? पीहू को देख लो। एक पे 2 फ्लोरीन और दूसरे वाले पे भी 2 फ्लोरीन, और बाकी बची हुई वैलेंसी किससे सैचुरेट करनी है? Cl से। फ्रीऑन 1 2 2 कार्बन है। हाँ क्या फ्रीऑन? हाँ अब सोचो तुम। फ्रीऑन 24 भी बना रहे हैं, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर बताना तुम। यहाँ 24 भी बना हुआ था, कहाँ कितने क्या? फ्रीऑन 24 क्या हो सकता है? बनाओ भैया। C2F4 Cl2 C2F4 Cl2। सेम स्ट्रक्चर बन गया क्या? बोलो, सेम स्ट्रक्चर बन गया क्या? दोनों नाम है, दोनों नाम है। दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा। कहाँ गया 1 2 का? 1 3 1 2 क्या हो सकता है? अगर इसको हमने 1 2 बोला है, तो फ्रीऑन 1 3 1 2 क्या हो सकता है? 1 3 1 2 क्या हो सकता है? हुँ? कितने फ्लोरीन लगाएं? C2F5
C2H5Cl होना चाहिए। बना लो, बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 कार्बन और कितने फ्लोरीन बना दें? 5। यूजेस पता है फ्रीऑन्स के कहाँ कहाँ पे होते हैं? रेफ्रिजरेटर, फ्रीऑन का सुना है कहीं, तो सुना तो है ना। एक तो रेफ्रिजरेटर में याद रखो, और एक याद रखो इसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं CFC, अगर डिकम्पोज होती है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके थ्रू ओजोन लेयर ब्रेक होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। सुना होगा आपने कहीं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब पढ़ते हैं तो वहां पे क्लोरोफ्लोरो कार्बन का नाम आता है। नोट कर लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से की ब्रेकिंग से अगर एक क्लोरीन एटम निकलता है तो वो 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। इतनी पावर है। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अगर एक के डिकम्पोजिशन से अगर एक क्लोरीन एटम निकलेगा तो वो कितने उसको डिस्ट्रॉय करेगा? 1000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय। हाँ, यूजेस तो क्या ही बोलेंगे, नुकसान है, नुकसान है ना? नोट कर लिया। अगला है आपका पॉली हेलोजन वाले में कर लेते हैं। पॉली हेलोजन वाले में DDT पढ़ना है केवल, DDT BSC। पॉली हेलोजन कंपाउंड में हमको पढ़ना है DDT। DDT का पहले फुल फॉर्म बताया था, आपको याद है? पैरा पैरा डैश क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, बनेगा कैसे? क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। प्रिपरेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। क्लोरोबेंजीन नहीं, मतलब OH भी लेंगे, फिनॉल भी है, यहाँ पे OH, इधर OH, बेंजीन रिंग, पैरा हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन। OH की जरूरत है नहीं, H ही लेना, H ही लेना भाई, गलती से लिख दिया। इसकी रिएक्शन कराते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लोरल CCl3 CCl3CHO। क्लोरल किसमें पढ़ा था हमने? क्लोरोफॉर्म बनाया था तो ये पढ़ा था ना कंपाउंड, अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से बनाया था, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से फिर बनाया था हमने
क्लोरीन से रिएक्शन करा के क्लोरल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कहाँ कहाँ से? यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दोनों H निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पूरा मॉलिक्यूल यहाँ CH से जुड़ जाएगा। CH से पूरा मॉलिक्यूल, CH के ऊपर ये दोनों रिंग जुड़ जाएंगी। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? CCl3CH, इसके साथ दो बेंजीन रिंग आपकी अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे Cl, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है। अगर इस पोजीशन को 1 बोलते हैं तो ये 4 पोजीशन है, यहाँ 1 है तो ये 4 है। तो पैरा पैरा डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, फिर उसके बाद डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग, फिर ट्राई क्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन है और 2 कार्बन है, 1 और 2, तो इथेन। ठीक है, इस बेसिस पे इसका नाम क्या दिया गया है? पैरा पैरा डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ये फुल फॉर्म है और शॉर्ट नेम क्या है? DDT। नोट कर लीजिए। DDT का प्रिपरेशन किससे किया हमने? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से करानी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन के एंड वाले दोनों H और क्लोरल का ऑक्सीजन लेकर के H2O निकाल दीजिए, बाकी को क्लोरल के CH पे दोनों रिंग को जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? DDT। ठीक है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है फर्स्ट, और क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड पहला डिस्कवर किया गया होगा। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। साइंटिस्ट से पॉल मुलर, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे नोबेल प्राइज वगैरह मिला था इनको। पॉजिटिव पार्ट क्या था इस इंसेक्टिसाइड का? क्या है? सस्ता है और मॉस्किटो जो आपका फैलाता है कौन सी बीमारी? मलेरिया, उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं इसके थ्रू। और एक और टाइफाइड के अगेंस्ट भी काम आता है ये। माइनस पॉइंट क्या है इस इंसेक्टिसाइड का? चीप, सस्ता है, सस्ता है भाई। ठीक है, मोदी की जी के राज्य में सब कुछ महंगा है ना, महंगाई क्या है बड़ी बात है इस समय। तो नेगेटिव पार्ट इसका क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कोई भी चीज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो जाती है? पोल्यूशन कॉज करती है, हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है। इसकी वजह से होता क्या है? अगर मान लो प्लांट्स पे डाला गया, फील्ड पे डाला गया और वहां पे मान लो कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके लीव्स वगैरह पे भी आ सकता है, तो उसके थ्रू, इसीलिए साग सब्जियों को क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से वॉश करिए, तो उनके ऊपर आ सकता है, जिससे कि ह्यूमन भी कंज्यूम कर सकते हैं, एनिमल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं।
और पानी वानी के थ्रू वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है अगर वो पानी में चला जाए तो दिक्कत है ना। चीप है पर प्रॉब्लम है। ये क्या दे रखा है? एनसीईआरटी लाया है कोई? नहीं। पर फ्लोरोकार्बन दिया हुआ है ना इसमें, है हमारे में तो बताएं, नहीं है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी ना इसकी। गार्गी, यस मैम। इसकी एनसीईआरटी है क्या? किसी के पास एनसीईआरटी है तो चेक करिए। पर फ्लोरोकार्बन टॉपिक है कि एनसीईआरटी में होगा तो कराएंगे, नहीं तो मैम मेरी बुक शायद अभी नीचे रखी हुई है। पर फ्लोरोकार्बन किसी के पास हो तो चेक करो। और बच्चे लास्ट में डीडीटी वगैरह के बाद दिया है क्या पर फ्लोरोकार्बन? दिया है तो बता दें, मुझे दिखाओ। बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया हुआ है, गैमेक्सिन दिखाओ। नहीं होगी ना, 23 24 है। फ्रियोन दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, बीएससी नहीं दिया है। डीडीटी की थोड़ी सी हिस्ट्री भी दे रखा है, पढ़ा लेना। डीडीटी की हिस्ट्री दे रखा है एनसीईआरटी में, पढ़ा लेना। है नहीं वैसे, हिस्ट्री से कुछ आता नहीं, पर फिर भी आजकल भरोसा नहीं है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहला बात, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, कितना भारी मॉलिक्यूल है। मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, दिमाग में बॉइलिंग पॉइंट चल रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना स्ट्रक्चर में सिमेट्री कम होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की, तो अगर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की बात करो तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के। पैरा का क्यों ज्यादा होता है, कौन बताएगा? क्योंकि अगर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखो तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? सिमेट्रिकल। एक प्लेनर बेंजीन रिंग है, उसके एक तरफ एक सीएल लगा हुआ और उसके जस्ट अपोजिट में दूसरा सीएल है। तो स्ट्रक्चर जब भी सिमेट्रिकल होगा तो मॉलिक्यूल की पैकिंग अच्छी होगी क्रिस्टल के अंदर, और अगर पैकिंग अच्छी होगी तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट
हाई। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या होगा, पैकिंग अच्छी होगी। ठीक है। मान लीजिए आपको एक बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स देते हैं और उस बॉक्स में आपको ढेर सारे एक ही तरीके के पेन्स रखने हैं, तो आप उसको तरीके से सिमेट्रिकल वे में अरेंज करके ज्यादा पेन रख पाओगे इन कंपैरिजन टू आपको अगर दे दिया जाए कि उस बॉक्स में एक पेन रखना है, एक मोबाइल फोन रखना है, एक बॉटल रखनी है, अलग अलग शेप्स की अगर चीजें दे दी जाए या ऐसे शेप्स की चीजें दे दी जाए जिसमें ब्रांचिंग वगैरह खूब ज्यादा हो, तो उससे क्या होगा, उसमें उसको पैक करने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। उतनी अच्छी पैकिंग आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो ये 3 आपके पेन है, इस तरीके से अगर आपको 25 पेन दे दिए गए एक बॉक्स में रखने को, छोटा बॉक्स है, तो इसको आप सिमेट्रिकल वे में तरीके से अरेंज कर सकते हो अगर इस तरीके का बॉक्स है। और अगर आपको एक पेन दे दिया गया, एक मोबाइल दे दिया गया, एक कुछ और सर्कुलर चीज दे दी गई, तो फिर आप उसको पैक करोगे तो पैकिंग में क्या होगा, उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा बचेगा, मतलब खाली जगह ज्यादा बचेगी। कभी भी वो क्रिस्टल अच्छा नहीं होता है जिसमें ज्यादा खाली स्पेस हो, वो क्रिस्टल ज्यादा अच्छा होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स ने स्पेस ज्यादा कवर किया हो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो डायरेक्शन में आपका एक इधर और एक इधर, इस तरीके से अनसिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री देखेंगे। और अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो सबसे पहले आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो हम बात करते हैं कि अगर वंडर वॉल फोर्स ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। दूसरी चीज, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है, तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा डेवलप हो रही है, पोलैरिटी अगर हाई होगी, तो पोलैरिटी हाई होगी तो प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। तो इसकी वजह से अगर किसी केस में पोलैरिटी ज्यादा है तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अगर R का वेट, एल्काइल ग्रुप का मास सेम हो, एल्काइल ग्रुप का मास सेम हो, लेकिन एक स्ट्रेट चेन हो कार्बन की और एक हो ब्रांच्ड चेन, एक हो स्ट्रेट चेन और एक हो ब्रांच चेन, तो हमेशा जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है, ध्यान से सोच के बताइए। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा, ब्रांचिंग बढ़ती है तो मेरे हिसाब से तो कम होता है। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा, क्यों बताइए। branching decreases surface area as in alkane because branched chain are more spherical like which results in lower boiling point। एग्जाम्पल से समझ लो बात को।
ये पॉइंट्स नोट कर लिए। ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट नोट हो जाए तो बोल दीजिए। जैसे मान लो ये 5 कार्बन का हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसमें ब्रांचिंग कर देते हैं, फॉर्मूला सेम रखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम रखते हैं। एक ब्रांच बना दी हमने यहाँ पे, अब और ब्रांचिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरी स्ट्रेट चेन थी, फॉर्मूला सबका सेम है ना। दूसरे वाले में एक CH2 को उठा के ऊपर CH3 के फॉर्मेट में लगा दिया, चेन में थोड़ी सी ब्रांचिंग आ गई, ये ब्रांच बन गई। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर देखो तो ये ब्रांच बन गई, ये स्ट्रेट चेन मान लो, तो इसकी 2 ब्रांचेस निकल गई, है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूल ब्रांचिंग में ब्रांचिंग ज्यादा करोगे, पहले स्ट्रेट चेन था, मॉलिक्यूल फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्फेरिकल फॉर्म ले रहा है। थोड़ा सा क्या ले रहा है मॉलिक्यूल, स्फेरिकल फॉर्म ले रहा है। अगर ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल हो जाता है स्फेरिकल फॉर्म लाइक। और जैसे जैसे स्फेयर बढ़ेगा, आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था जैसे जैसे स्फेरिकल बढ़ेगा वैसे बनेगा, वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। आपको सिखाया जाता है ना, क्या सिखाया जाता है उसमें, सरफेस टेंशन में, कि पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं, स्फेयर फॉर्म में क्यों होती है, क्या रीजन है। बोलो भाई, सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, कल बताना मुझे आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। तो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल बनेगा। स्फेरिकल बनने से सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। और जब भी सरफेस एरिया कम होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, याद रखिए, ब्रांचिंग बढ़ाते जाओ, सरफेस एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे अगर R सेम है, ये नोट कर लिया, अगर R सेम है तो RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर RBR का है, फिर RCl का, फिर RF। क्या रीजन हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, क्या हुआ, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये दोनों एक साथ में चल रहे हैं, ब्रांचिंग इनवर्सली है।
आ रहा है? इन्वर्सली आना चाहिए था ना। हाँ बादल, क्या हुआ? इन्वर्स आना चाहिए ना सरफेस एरिया शायद। इनवर्स क्यों आएगा? मतलब सरफेस एरिया मतलब बड़े बड़े पॉइंट कम हो रहा है जैसे फर्स्ट और लास्ट में देख। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितना फैलाओगे मॉलिक्यूल को उतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऐसे ही सोच लो, क्या ही बताऊं मैं। कोई मान लीजिए एकदम फैलता जा रहा है तो क्या होगा? उसको वेपर बनाने में दिक्कत आएगी ना। यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, क्या बताया आपने? एक तो मॉलिक्यूलर वेट का रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन क्या लगा सकते हैं इसमें? कोई और रीजन लगा सकते हैं? पोलैरिटी से तो आरएफ जीत जाएगा। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बीपी ज्यादा होगा ना, उल्टा हो जाएगा फिर तो। साइज के हिसाब से देखेंगे, साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अगर साइज जो है बड़ा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कंपेयर किससे करोगे? आर तो कॉमन है सब में, कार्बन की चेन सेम है। हाँ, तो हेलोजन से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है CCl4 का। यहाँ पे क्या रीजन लग रहा है? Cl नहीं, Cl बढ़ रहा है ना, Cl का नंबर इंक्रीज हो रहा है। Cl का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी तो इंक्रीज हो रहा है। Cl भारी एटम है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। पहले वाले में 4 Cl हैं, एक कार्बन के ऊपर 4 Cl, दूसरे वाले में एक कार्बन पे 3, तीसरे में एक कार्बन पे 2, फिर चौथे में क्या हो गया है? एक कार्बन पे कितने Cl हैं? एक जगह इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो लिख लेते हैं। एक एक्सेप्शन था। डेंसिटी का ऑर्डर लिख लो जरा, कभी कभी पूछ ले रहे हैं आजकल। करवा दिया था क्या डेंसिटी? डेंसिटी का ऑर्डर लिख लो। RI की सबसे ज्यादा है, फिर RBr की है, RI की है, फिर RBr की है, और फिर उसके बाद डेंसिटी आ रही है वाटर की, इसके बीच में आती है। वाटर की इसके बीच में है, फिर RCl है, फिर RF है, और सबसे लास्ट में RH। ये एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, इसके बाद डेंसिटी सबसे भारी है
किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर RBr की, फिर वाटर आ गया बीच में, फिर RCl, फिर RF और फिर RH। RH का मतलब एल्केन। अगर आपसे बोला जाए CH3I, CH3Br, वाटर, CH3Cl, CH3F और CH4, इसमें डेंसिटी तो किसकी सबसे ज्यादा है, I वाले की सबसे ज्यादा, फिर Br, फिर Cl, फिर F और इसके बीच में Br और Cl के बीच में किसकी आ जाती है डेंसिटी, वाटर की। और CH4 की अगर हम एक कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं तो CH4 ले लें अगर एल्केन, तो एल्केन की इनसे भी कम आए। सॉल्युबिलिटी में ध्यान रखोगे, पोलर तो है, पोलैरिटी तो है, इस पे प्लस इस पे माइनस हो सकता है ना, RF में भी इस पे प्लस इस पे माइनस इन पे हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, लेकिन फिर भी लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। चाहे RX की बात कर लो या एरोमेटिक वाले की बात कर लो, क्लोरोबेंजीन की बात कर लो या नॉर्मल इनकी बात कर लो, वाटर में कम सॉल्युबल है। और सॉल्युबल है किसमें, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें अच्छे तरीके से सॉल्युबल है, लेकिन पानी में उतने सॉल्युबल नहीं है। क्या तो कह तो रही हूँ, पोलर तो हैं लेकिन फिर भी सॉल्युबिलिटी देखी गई कि उतनी सॉल्युबिलिटी है नहीं पानी में। नोट कर लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन में डिसॉल्व करो, बेंजीन में घोलो, बेंजीन सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इन सब में घुलेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, कई जगह पूछते हैं रिलेट कर करके। बॉन्ड स्ट्रेंथ CF की सबसे ज्यादा, कार्बन और फ्लोरीन के बीच की सबसे ज्यादा होगी, फिर C और Cl के बीच का, फिर C और Br के बीच का, फिर C और, अगर कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ये है, तो क्या सोचते हो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, CI की ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम। स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम टू सेम होगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का।
स्टेबल कौन है? लीस्ट स्टेबल है आपका सी। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी? इजी होगी। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इजी है इसका मतलब हाई क्या होगा? रिएक्टिविटी। अगर जल्दी से रिएक्ट करेगा, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, आर आई को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हो तो आर आई क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में अपने आप डिसोसिएट होके आयोडीन बना देता है, वायलेट या ब्राउन कलर का। आपने तो कंपाउंड लिया है आर आई और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन में। लाइट की प्रेजेंस में ये कैसा दिखने लगेगा आपको? वायलेट कलर का दिखने लगेगा, क्योंकि ये आर आई नहीं रह गया, टूट करके क्या बना लेगा? I2 बना लेगा। I2 का कलर जो होता है, I2 सॉलिड फॉर्म में वायलेट क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ठीक है, एनसीईआरटी बंद कर दी आपने? बार ओपन करिए। दिखता नहीं भाई। बूढ़े लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहता है, क्या करें। एक बार मैंने चेक कर लिया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे ऑर्गेनिक का कोई लेना देना नहीं है एनसीईआरटी से, फिर भी देख लेना कुछ छूट उठ ना गया हो। SN1 SN2 के खूब क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के पूछते हैं। सॉलिबिलिटी की दी गई है, डेंसिटी दी गई है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये दिए गए। चलिए, चैप्टर हो गया आपका डन डनाडन। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। अब क्या करेंगे हम लोग? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। कि मैं थी कि कल के नहीं, मतलब एडवांस के पेपर में एक सवाल था जो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्मेट उसका, एल ग्लूकोज लेते हैं हम लोग, एल ग्लूकोज की बायोमोलिक्यूल अभी आपने पढ़ा नहीं है, हीटिंग करी जाती है। एल ग्लूकोज का जब भी हम लोग हीटिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एन हेक्सेन। ये ग्लूकोज था C6H12O6, ये एन
एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, बेंजीन की मतलब अगर 7 कार्बन का है तो बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल लग जाएगा, तो इससे क्या बन जाना था हमारा, बेंजीन बन जाना था। तो आपको एक ही कैटलिस्ट, उस रिएक्शन में 3-4 ऑप्शन दिए, ये कैटलिस्ट ये यूज कर सकते हो, ये या उसका एक ऑप्शन यहाँ पे था Cr2O3, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होगा 6 कार्बन से और क्या बन जाएगा हमारा, प्यारी सी क्या बन जाएगी, बेंजीन। ठीक है, तो ए के बाद ये बन रहा था बी। उसके बाद रिएक्शन करा रहे थे क्लोरीन से HNU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में आपको पता है कि जितने कार्बन होंगे उस पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में जितने तो भी कराना या एक चैप्टर है अपना पॉलीमर, कौन सा चैप्टर है, पॉलीमर। जो
चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया था ना आप लोगों ने? चलो आज का ये